के शो में अस्करी और सिविल क़यादत की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ फैसला कुन मुहिम। स्मगल शुदा ईरानी तेल की 27,000 गाड़ियां रोजाना पाकिस्तान में दाखिल होती रहीं। गाड़ियों के दाखिले के लिए मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को 1.5 लाख रुपए फी गाड़ी रिश्वत। ईरानी तेल की पाकिस्तान स्मगलिंग रोकथाम बड़ा चैलेंज बन गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। अहम तरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो पाकिस्तान के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट है। और इसके बाद यकीनी तौर पर इसके असरात जो आइनी और कानूनी पढ़ने हैं उस पर भी हम डिटेल में अगले प्रोग्राम से बात करते रहेंगे। इस फैसले को लेकर एक एंटीसेप्टरी हमने देखा था कि इंजेक्शन थी, यानी बिल आने से कबल ही एंटीसिपेट करते हुए इसको रोक दिया गया था, स्टे था और एक नया लीगल प्रेसिडेंस था जिसके ऊपर बहुत से कानूनी माहिरीन ने इस पर तनकीद भी की थी, बहुत से अपनी राय भी दी थी। और इस फैसले पर सबकी नज़र थी क्योंकि इसको पार्लियामेंट और जुडिशरी के हवाले से देखा जा रहा था कि पार्लियामेंट बालादस्त है या जुडिशरी बालादस्त है। जो कानून साजी का इख्तियार, आइन साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको ऑनर करेगा या नहीं करेगा। और फिर यकीनी तौर पर इस फैसले के बाद एक अहम तरीन फैसला के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर्स के हवाले से या उनकी जो पावर्स को रेगुलेट करने के हवाले से इस बिल के अंदर चीजें मौजूद थी, और उस हवाले से भी आज सबकी नजरें इस फैसले पर थी क्योंकि इसके बाद ये पावर्स एक कमेटी की तरफ चली जाएंगी, खासतौर पर सुमोटो लेने की पावर्स। और ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगी। तो देखा जाए तो ये अहम तरीन फैसला है। ना सिर्फ इसके आगे जाकर इसकी इंप्लीकेशंस होंगी बल्कि अदालती तारीख, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से कुछ अहम मामला आगे इसको देखने में मिलेंगे। फिर एक और अहम बात जो 184(3 यानी जो हमने देखा था जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस पर अपील का फैसला या अपील का हक नहीं था जिसके खिलाफ फैसला हो, रिव्यू में जा सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे। तो आज इसके बाद यह भी फैसला हुआ है क्योंकि अपील भी अब हो सकेगी, तो यकीनी तौर पर इसकी भी इंप्लीकेशंस आइंदा आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग डे और पाकिस्तान के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिहाज से देखा जाए तो आज एक अहम तरीन संगे मेल, अहम तरीन माइलस्टोन, एक अहम तरीन दिन है। आपके सामने क्योंकि हम इस प्रोग्राम में मुसलसल कवर कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और खास तौर पर जो क्रैकडाउन हो रहा है और स्मगलिंग के खिलाफ या फिर जखीरा अंदोजी या डॉलर होर्डिंग के खिलाफ काम चल रहा है, इस पर जो इदारे काम कर रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत पर उन रिजल्ट्स वो किस तरह से नजर आना शुरू हो चुके हैं। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 1-2 हजार नहीं 27,000 गाड़ियां ईरानी तेल की पाकिस्तान में आती हैं। और अगर उनकी तरफ से जो फिगर्स कोट किए गए थे उस पर आने से कबल जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई थी कुछ आपके सामने पहले रखते हैं कि क्या उन्होंने कहा जी कि गैर मुल्की करेंसी की तिजारत, गैर कानूनी स्मगलिंग पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि स्मगल शुदा जो ईरानी तेल है, इस तेल की 27,000 गाड़ियां रोजाना मुकामी हुकाम के ताउन से पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। और ये जो मुकामी हुकाम है इनकी निशानदेही भी इसमें आगे की। उन्होंने ईरान से स्मगल गाड़ियों के दाखिले के लिए मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को 1.5 लाख रुपए फी गाड़ी रिश्वत दी जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर्स स्मगलिंग में किरदार अदा करने वालों को भी शेयर्स दे रहे थे, यानी उनका हिस्सा भी उनको मिलता था। और तेल स्मगलिंग करने वाली गाड़ियों की सरहद पार से गैर कानूनी नकलो हरकत तकरीबन बंद हो चुकी है, अगरचे अभी तक मुकम्मल तौर पर यह स्मगलिंग नहीं रुकी। अस्करी और सिविल क़यादत ने स्मगलिंग के खिलाफ फैसला कुन मुहिम शुरू की। बहुत जल्द मामला ठीक हो जाएंगे और निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मेरा फैसला था कि ईरानी तेल की स्मगलिंग को रोका जाए, जिस पर पाक फौज ने अहम किरदार अदा करते हुए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया। और अगस्त से पहले ईरानी तेल की स्मगलिंग को बहुत से लोग कानूनी समझते थे, जिसमें बड़ी तादाद में बेरोजगार लोगों को मुलविस किया गया था। स्मगलिंग को दुरुस्त करार देकर तेल फरोख्त किया जा रहा था, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमतों को जानबूझकर खाली रखा गया। ये निगरान वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आई। और मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन कि मामला सिर्फ यहाँ पर
ईरानी तेल की स्मगलिंग का नहीं है। आज आपके सामने हम एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रखते हैं। ये WWF की रिपोर्ट्स में एक नहीं कई बार बताया गया कि पाकिस्तान से साल 2012, 2008 मुख्तलिफ तवातुर में अगर आप उनकी रिपोर्ट्स देखें, खासतौर पर टूना फिश के हवाले से, कि ये फिश पाकिस्तान से ईरान स्मगल होती है। 2008 या 10 के दरमियान इसकी बताई गई फिगर 30-40 मिलियन डॉलर थी। 2012 में बताया गया कि अराउंड 50 मिलियन डॉलर, 2018 में अराउंड 200 मिलियन डॉलर, और फिर ये बताया गया कि 70 से 80 हजार टन टूना फिश पाकिस्तान में जो आती है, ये जो पाकिस्तान में पकड़ी जाती है, ये ज्यादातर जो इसका लोकल कंजम्पशन ना होने की वजह से ये ईरान स्मगल कर दी जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक्सचेंज लॉसेस की मद में बड़ा नुकसान होता है। और ये इंकिशाफ जिसको अगर आप इसको यहाँ पकड़े सिरे को, तो उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं सेनेट की मैरीटाइम कमेटी की मीटिंग के अंदर, जो आपसे एक माह कबल हुई। और इस मीटिंग में ये बताया गया, ये इंकिशाफ हुआ कि अराउंड $2 बिलियन की, यानी $2 अरब की मछली पाकिस्तान से स्मगल हो रही है। और फिर यही मीटिंग के तसलसल में सेनेट की कॉमर्स कमेटी की मीटिंग का एक इजलास हुआ, और इजलास में यह बताया गया कि ये अमाउंट तकरीबन $2 से $3 अरब की है, जो पाकिस्तान से अमाउंट फिश की स्मगल हो रही है। ये मछली $2 से $3 अरब की वर्थ है जिसकी स्मगलिंग होती है। और हमने देखा यह है कि इसकी प्राइसेस भी जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से पता करा कि जो पर केजी खासतौर पर टूना फिश की प्राइस है ईरान में ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल फिश फार्मर्स हैं, ये जो इस वक्त माहीगीर हैं, वो इस मछली को पकड़ने के फ़ौरन बाद ईरान में फ़रोख्त कर देते हैं। और ईरान में जो फ़रोख्त होती है तो उससे ना पाकिस्तान को एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं ना कुछ होता है। और इस तरह से ये तकरीबन $2 से $3 बिलियन का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान सिर्फ और सिर्फ मछली की स्मगलिंग से हो रहा है। इस कमेटी में इस इंकिशाफ को अगर आप इस स्टेटमेंट से मिलाएं जो वज़ीर आज़म साहब ने दी कि तकरीबन सिर्फ 11 अशिया की स्मगलिंग से पाकिस्तान को 11 अशिया की स्मगलिंग से $3.5 अरब का टैक्सेशन में नुकसान होता है, यानी जो गवर्नमेंट की किटी है उस पर $3.5 बिलियन का नुकसान होता है। तो अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर ये अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट बनती है। और सिर्फ मछली की अगर बात की जाए, ये टूना फिश का एग्जाम्पल है, इसमें और भी अकसाम की स्पीशीज की मछली हैं जो माहिर की, जिनसे मैं प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था, खासतौर पर गवादर से जो ताल्लुक रखते हैं, वो बताते हैं कि सिर्फ टूना नहीं बल्कि बहुत अकसाम की मछली पाकिस्तान से स्मगल होती है। बाकायदा ट्रॉलर्स के ट्रॉलर्स स्मगल हो जाते हैं, और खासतौर पर ईरान में ये स्मगलिंग होती है। और ये मद $2 to $3 बिलियन जो सेनेट की कमेटी बताया जनाब, ये इससे कहीं ज्यादा अमाउंट है, और ये अमाउंट इससे ज्यादा है जिस पर हम चाहते हैं कि मुताल्लिका अथॉरिटीज एक्शन लें। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। तो मछली की स्मगलिंग एक ऐसा मामला है जो अराउंड $2 to $3 बिलियन पाकिस्तान की मीशत को कॉस्ट कर रहा है। लेट्स स्पीक ऑन दिस। डॉक्टर इकरामुल हक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, उनसे आगाज करते हैं। इकरामुल हक साहब, स्मगलिंग के बहुत से एवेन्यू, आज ये फिश स्मगलिंग का हमने देखा, और कुछ सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैरीटाइम कमेटी की मीटिंग में एक माह कबल आया था जब मैं स्टोरी को फॉलो कर रहा था। फिर कॉमर्स कमेटी की मीटिंग में आया ये मामला, तो पता चला कि ये $3 बिलियन का है। आज इस स्टोरी से कबल जब बात हुई लोगों से, तो जब मैंने पता किया तो स्पेशली टूना सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट 2012 की और मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी, तो पता चला कि जो पैसा मिलता है ईरान से वो ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ से माहीगीर इसको फौरी तौर पर इंपोर्ट यानी स्मगल कर देते हैं, और पाकिस्तान को एक्सचेकर पे या रिजर्व में कोई इसका बेनिफिट नहीं आता। तो इकरामुल हक साहब, $2 to $3 बिलियन ओनली इन फिश स्मगलिंग, कितना बड़ा नुकसान है ये इकराम साहब? जी, देखा जाए तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए जो हमारी एक एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो सकती है, और जितने डॉलर्स हमें आने चाहिए थे, और फिर उसके जाहिर है कि टैक्सेशन के मामला भी, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। और ये जो बहुत अरसे से आपने देखा कि ईरान के बॉर्डर एरियाज के साथ जो हमारी जिसे स्मगलिंग कहते हैं, और जो उनके लिए तो खैर ये बॉर्डर ट्रेड है, मगर ये बहुत अरसे से जारी थी। अब ये रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के नतीजे में ये फैक्ट्स जो हैं सिर्फ सामने नहीं आए, इससे बहुत पहले हम लोगों को पता है कि ये तो बहुत सालों से ये मामला चल रहे थे। आप दुरुस्त करें, मैं आपको बताऊं कि मैंने ये रिपोर्ट 2012 की देखी जब WWF की, तो WWF हमें बता रहा था कि स्मगलिंग ऑफ, मैं रिपोर्ट पढ़ता हूं कि स्मगलिंग ऑफ टूना फिश टू ईरान कॉस्ट पाकिस्तान एटलीस्ट $50 मिलियन a year as fisheries expert urge the government to regularize the illegal seafood trade neighboring country to help coastal communities। अच्छा, इससे माहीगीरों का नुकसान अलग हो रहा है, और ये 2008 में भी लिखा गया रिपोर्ट में, 2010 में भी लिखा गया, 12 में भी, आज 2023 में आ गया हम इकरामुल हक साहब, ये $50 मिलियन से बढ़कर अरबों डॉलर तक चला गया। अब सेनेट में भी हम फिगर्स कोट कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सके, हम रोक भी नहीं सके इसको। जी, ये तो सबको पता है कि ये हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर जो भी एजेंसीज थी जगह जगह, तो वहाँ पे हमने देखा है कि
वैसे बॉर्डर्स के अलावा भी जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई हैं। तो फिर ये बड़ी हैरत की बात होती थी कि इन सब चेक पोस्टों से गुजर कर माल उस तरफ भी जाता है, उधर से इधर भी आता है। और अब ये इसका जाहिर है कि एक तरह से ये मान भी लिया गया है, क्योंकि जब ये मैयज लिए गए हैं तो खुद वजीर आज़म मोहतरम भी फरमा रहे हैं कि ये तो बहुत अरसे से हो रहा था। और उन्होंने जाहिर है कि सिर्फ डीसी साहब का नाम दिया है, मगर जाहिर है कि उन्होंने ये ज़रूर साथ कह दिया कि उस ट्रेड में जो बैटर्स थे वो भी, मगर ख़ास ये तरफ इशारा नहीं किया कि वहाँ तो एक बहुत बड़ी यानी कि हमारी बॉर्डर कंट्रोल की पॉलिसी है, फिर उसके अंदर ये इतनी बड़ी स्मगलिंग होना बहुत ही तशवीशनाक बात रही है। मगर ये ऐसे हकाइक हैं जो सबको पता थे, मगर अब इसका मैं कह सकता हूँ कि एक तरफ से हुकूमती सतह पे एडमिशन हुआ है और कुछ सीरियसनेस भी दिखाई गई है कि इसको रोका जाए। और जाहिर है कि इससे वहाँ के गरीब जो गवादर के हमारे मछेरे, उनका तो नुकसान होता ही है, और साथ में हमारी अपनी मुल्क की जो ट्रेड है उसको बहुत बड़ा इसका नुकसान है। ये बात बड़ी दुरुस्त है कि ये 27,000 गाड़ियां अगर ईरानी तेल की रोज आ रही थी, तो ये डेफिनेटली 27,000 गाड़ियां कोई ऐसी तो नहीं कि 1 2 3 4 प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 27,000 गाड़ियां आ रही थी, तो दिस मीन्स की एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी। और ऐसा हो नहीं सकता कि डीसी 1.5 लाख रुपए देकर एक पर ट्रक छोड़ रहा था तो सिर्फ डीसी छोड़ रहा हो, इसमें यकीनी तौर पे पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। लेकिन अब तो कला कमा हुआ है इसका, और क्या आपको लगता है इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे अगर ये रुक जाता है मामला? तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज स्मगलिंग हो रही थी और ये गाड़ियां फिर आकर जाहिर है कि बगैर किसी ड्यूटी के, बगैर, और ये जो हम कहते हैं कि बगैर पेपर्स के, बगैर ड्यूटी पे गाड़ियां पाकिस्तान में बिकती हैं, तो इस पे जाहिर है कि बहुत पहले तो आपको याद होगा कि FBI ने 2-3 दफा एमनेस्टी स्कीम भी दी, मगर ये सिलसिला तो रोज का रोज जारी था। फिर रानी तेल की जो गाड़ियां आती थी, मगर स्मगल गाड़ियां आना और फिर उसका हमारी मईशत में चलते रहना, अब मेरा ख्याल है कि जो आ चुकी हैं उनकी कन्फिस्केशन की जाए, उससे ड्यूटी वसूल की जाए, और जो मजीद आने वाली हैं वो बगैर ड्यूटी के, यानी इस ट्रेड को पूरा रेगुलराइज किया जाए, ताकि जो भी मंगवाता है और जो भी इसके ऊपर पे ड्यूटीज हैं, टैक्सेस हैं, वो पूरे तरीके से पे किए जाएं। और ये कहना कि जी ये इसका ऑन ड्यूटी पेड है, तो ये तो जाहिर है फिर स्मगलिंग को प्रमोट करने वाली बात ही। और अब हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम अभी कुछ सख्त मैयर किए गए हैं, और आगे चलकर हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि ये सिर्फ वक्ती नहीं होंगे, बल्कि इस हुकूमत के खात्मे के बाद, जो कि जाहिर है इंटरम है। ये बाकायदा सेनेटर्स कह रहे हैं कि इकराम साहब, मछली के हवाले से तो खास तौर पे कि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स और कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी कहा गया, जोर दिया गया कि ये जो ट्रेड है, और WWF जैसे इदारे तवातुर से लिखते रहे हैं कि इसको बेसिकली रेगुलेट करना चाहिए, सी फूड ट्रेड को खास तौर पे। अब अगर ये सी फूड ट्रेड अराउंड $2 to $3 बिलियन का हो रहा है, जो आपका स्मगल हो रहा है, जो ऑफिशियल फिगर्स अब हमारे पास सामने आ रही हैं, और अनऑफिशियली आपको पता है यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो कहीं ज्यादा होती हैं, जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, इट कम्स टू अराउंड 5 to 6 बिलियन, और बाज लोग तो $10 बिलियन भी कहते हैं। तो सर ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है इकराम साहब। ये आपको नहीं लगता कि रेगुलेट करना चाहिए इसको, और होना चाहिए फौरी तौर पर? बहुत बड़ी, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिगर है, और इसको बगैर किसी और देर किए इसका रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, ताकि ये यहाँ से प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट की जाए, और इसके बदले में फॉर्म एक बहुत बड़ी रकम फॉरेन एक्सचेंज की, जो इस वक्त हमें बहुत बड़ी जरूरत भी है। तो आप देखिए कि 1 बिलियन के लिए हम IMF की कौन कौन सी कंडीशंस मान रहे हैं, और यहाँ 2-3 बिलियन की ट्रेड जो है वही बगैर किसी असूल तरीके के स्मगल होकर हमारी फिशरीज का जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो उधर जा रही हैं। ये सिर्फ टूना तो नहीं, और भी बहुत सी मछलियां हैं जो यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगे हों, बाकायदा इसको हम वैल्यू एड करके भेजें, तो बहुत हम इसमें से ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पर WWF पाकिस्तान की रिपोर्ट 2012 की, जिसमें बताया गया कि इलीगल ट्रेड हैज ह्यूज फाइनेंशियल अपील फॉर द लोकल फिशरमैन। अच्छा, इसमें जो अपील है फिशरमैन के लिए, क्योंकि ये बताया गया कि जो कीमत मिलती है इनको ईरान से, वो डॉलर टर्म्स में ज्यादा होती है ना कि पाकिस्तान में। जो तो अब सर, जब तक ये प्राइस डिफरेंस रहता है, तो आपको नहीं लगता कि हम बैन लगा दें, ट्रॉलर्स बंद कर दें, तब भी ये मछली जो है वो इसको रोकना मुमकिन नहीं रहेगा? खासतौर पे टूना फिश जो है, अगर वो ज्यादा महंगी बिक रही है ईरान के अंदर। अच्छा, इसके बारे में जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें ये भी लिखा गया कि द स्मॉल स्केल टूना गिलनेट फिशरी इज पाकिस्तान इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेड ऑफ लो क्वालिटी गिलनेट caught tuna with Iran in chilled form and is exported in salted dried form to Sri Lanka.
तो ये श्रीलंका भी एक्सपोर्ट होती है जो ऑफिशियली होती है, लेकिन क्योंकि फार्मर्स को ज्यादा कीमत मिलती है तो वो ईरान में बेच देते हैं, फरोख्त कर देते हैं, फौरी तौर पे इसको स्मगल करते हैं। तो सर ये जब तक प्राइस डिफरेंस है इसको रोकेंगे कैसे, हम किस तरह रोक सकते हैं, मुमकिन है? नहीं, इसको तो देखिए ना, प्राइस डिफरेंस तो है, मगर अगर गवर्नमेंट इसको अपने तौर के ऊपर उनके लिए फैसिलिटेट करे, ऑर्डर प्री कोड करे, तो फिर ये बेहतर प्राइस जो है ये मिल सकती है, क्योंकि कंपेटिटिवली इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस अगर ज्यादा है तो फार्मर्स को, फिशरमैन को अगर हम अच्छे यूनिट्स लगाकर यहाँ इसकी अच्छी जो है वो इसको पैक करके इसको मुनासिब तरीके से भेजें, तो फिर ये जो प्राइस डिफरेंस है इसका मसला नहीं रहेगा। मगर अभी तो ये मसला है कि चूंकि जाहिर है कि इस स्मगलिंग के इस दौर में उनको बगैर किसी यानी कि सहूलत के इस वक्त ज्यादा रेट मिलता है, तो वो फिर उसकी तरफ भागते हैं। तो इसको अगर टोटल अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो यकीनी तौर पर उनके लिए मुनासिब कीमत का हम बंदोबस्त कर सकते हैं। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकराम और मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, और स्मगलिंग के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने फिगर्स दिए हैं कि 11 अशिया पे $3.5 बिलियन की तकरीबन पाकिस्तान को नुकसान है। और आज आपको मछली के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह कॉमर्स कमेटी की मीटिंग में इंकशाफ हुआ कि अराउंड $2 से $3 अरब की स्मगलिंग मछली के हवाले से इस मुल्क में हो रही है। कितना नुकसान मईशत को इससे हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर तफसीलन गुफ्तगू और कुछ और फैक्ट्स इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। स्मगलिंग के क्रैकडाउन के हवाले से जो फिगर्स सामने आए वो स्टॉनिशिंग हैं। $3.5 बिलियन का एक्सचेंज पे जो आपके रेवेन्यू किटी पे लॉस है जो प्राइम मिनिस्टर कोट कर रहे हैं। साथ साथ आज आपको बताया कि मछली की स्मगलिंग के हवाले से पाकिस्तान को $2 से $3 अरब का सालाना नुकसान सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ईरान स्मगल हो रहा है। और इस बारे में इंकशाफ एक नहीं कई बार कमिटीज में हो चुका है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम आपके सामने रख रहे हैं जो साल 2008, 2010, 2012, 2016, 2018 WWF बार बार उनके एक्सपर्ट्स कहते रहे कि पाकिस्तान से स्मगलिंग टूना फिश की हो रही है, और ग्रेजुअली ये अमाउंट हर साल बढ़ती रही है 50 से 100, 150, 20, 200, $250 मिलियन। और आज हम सुन रहे हैं कि ओवरऑल जो फिश की स्मगलिंग है $2 to $3 बिलियन है, जो सैनिटरी कमेटी में बताया जा रहा है। इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है। इकराम साहब, हमने देखा है कि रिफॉर्म्स के हवाले से हो रही है, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसके क्यूमुलेटेड लॉसेस अराउंड $713 बिलियन हो गए, 286 बिलियन की सॉवरेन लोन्स हमारे हो चुके हैं। PIA की सब्सिडीज के लोन अलग हैं, 34 में से 19 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, बाकी बेकार पड़े हुए हैं। तो और उसके साथ तकरीबन $7.1 बिलियन कल ऑफिशियल मिनिस्टर कोट कर रहे हैं कि हमने जो है इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो हम ये पैसा कहीं और खर्च कर सकते थे। तो इसके हवाले से कोई फैसला हुआ है हतमी? कल आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो कह रहे हैं कि इसके डेट खत्म करके, इसकी डेट लेगेसी खत्म करके इसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या मामले को आगे बढ़ाएंगे। आर यू होपफुल इकराम साहब? जी, प्लान तो अच्छा बना है कि जाहिर है कि इसकी मुनासिब कीमत लेने के लिए इस बड़े डेट के साथ तो इसको कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ दो बड़े प्रॉब्लम है। एक तो डेट बहुत मॉन्स्टर्स है, इसका बहुत ही खौफनाक उसका हुजम है, और दूसरी तरफ जो स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा आपने देखा कि ओवर स्टाफिंग है। पर एयरक्राफ्ट जितने हमने स्टाफ रखा हुआ तो दुनिया में इतना फिजिबल ही नहीं है। ये दो बड़े इशू PIA के हैं। अब इतने बड़े डेट को जाहिर है कि हम एक सिक्योरिटाइजेशन से इस डेट को जो है वो एक और कंपनी में पार्क करके इसको डेट फ्री करके फिर इसकी बेहतर बिडिंग कर सकते हैं। मगर जो स्टाफ वाला मसला है उसके बारे में तो अभी कोई ऐसी राय सामने नहीं आई कि उसको कैसे किया जाएगा। जाहिर है कि ये काम फिर अगर जो प्राइवेटाइजेशन के बाद लेगा इसको, वो किस तरह डील करेगा ह्यूमन रिसोर्स के वहाँ मसले को, जो ओवर स्टाफिंग है, तो शायद उन पे छोड़ दिया जाए। मगर पहली स्टेज पर कम से कम ये तो जरूर करना चाहिए कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर इसके जो डेट है उसको वहाँ पार्क करके तो एक इसको डेट फ्री कंपनी बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल हमारा फ्लैग कैरियर भी है, और एक इससे कौमी इज्जत का भी मसला होता है कि आपका जो नेशनल कैरियर है, फ्लैग कैरियर है, उसको आपको एक ऑनर की बात होती है। तो इसको बहुत जरूरी है।
प्लान जो उन्होंने अनाउंस किया है वो बज़ाहिर तो बेहतर नजर आ रहा है, मगर अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है ये लेकिन इकराम साहब, आप नहीं समझते कि मजमूई तौर पर जो फिगर उन्होंने कोट किया है कि एज ऑफ 2020 द लॉसेस कॉज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर अमाउंटेड टू 7% ऑफ द जीडीपी व्हिच टर्न्स अराउंड टू, अब जो और बढ़ भी चुके हो शायद, ये 145 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिनका जो टोटल इस पर लॉस है वो 2.06 ट्रिलियन रुपीस है, यानी 2000 अरब रुपए से जायद है। तो ये एक ऐसे मुल्क में जहां पर हम इस वक्त $1 के लिए पूरी दुनिया को देख रहे हैं, वहां इतनी स्मगलिंग, इतने लॉसेस और 2 खरब से जायद के नुकसानात हैं जो 145 ऑपरेशंस के। साहब जी ये तो बहुत, जो टोटल हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेस हैं उनमें से ये जो फिगर्स आपने कोट की, ये तो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। हर दिन जो इसकी कॉस्ट है लॉसेस की, उसके लिहाज से देखें तो ये नेशनल एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ है। अब जाहिर है कि एक फंड जो सब्सिडीज और ये सब चीजें और दूसरे इसका बनाकर उनका इरादा ये है कि ये बजाय इनको सब्सिडीज दी जाए, अब एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए जिसमें ये कम से कम इनके लॉसेस जो है उसको हम हैंडल करें, और उसके बदले में इनकी चूंकि फिर कम से कम बैलेंस शीट इस काबिल तो हो जाए कि इनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ रास्ता हमवार हो। क्योंकि जाहिर है कि जब तक ये डेट खड़े रहेंगे इन कंपनियों के अंदर जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, तो इसको कोई भी हासिल करने नहीं करेगा। तो जो हमें सही प्राइसेस की मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगी। जाहिर है इनके एसेट्स भी हैं और दूसरी जो चीजें भी हैं, मगर जाहिर है कि डेट जो है वो तो एसेट नेट ऑफ करके लिए जाएंगे ना डेट से, तो डेट को वहाँ मैनेज करना ये बहुत जरूरी है। और इसकी तरफ ये जो इशारा किया गया है कि सबसे पहले तो इनके डेट मैनेजमेंट की जाए, तो ये तो बहुत अरसे से बात हो रही थी। अब इस तरफ जो है कोई पेश कदम तो इसी तरह से हो, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत अरसे से क्या, बहुत बार प्लान्स मंजूर हुए हैं। आप देखें 2017 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2023 जून में हुआ है। तो ये कैबिनेट कमेटी मीटिंग्स, अप्रूवल्स और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स हैं, डेट एसपीवी व्हीकल बना के डेट पार्क कर देंगे, पीआईए कॉर्पोरेशन बना के अलग कर देंगे। तो सर ये सब कुछ हुआ तो बहुत है, सालों से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अब जो हो रहा है इसमें, यानी इसमें नया क्या है इकराम साहब, क्या इसमें डिफरेंस क्या है जो हमें बताई जा रही है बातें? जी इस लिहाज से ही हम कह सकते हैं कि हर दफा ये जब भी कोई नई हुकूमत आती है या निगरान हुकूमत आती है तो फिर इसकी बाज़गश्त सुनी जाती है कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है तो आपने सही फरमाया, फिर हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई फीडबैक नहीं मिलता। पेपर्स पे तो प्लान हर दफा अच्छे बन जाते हैं, वो कट पेस्ट से आप जितने मर्जी बना लें, मगर ये बात सही है कि इनके इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंटेशन बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मिनिस्ट्री में रहेंगी काशिफ अनवर साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, लाहौर चैम्बर के सदर भी हमारे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद है। काशिफ साहब आपको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको आवाज हमारी आ रही है काशिफ अनवर साहब? जी जी। अच्छा काशिफ साहब आप फरमाएं, क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, एक साथ सब कुछ हो रहा है। स्मगलिंग के बारे में भी बड़े अच्छी कार्रवाइयां हो रही हैं, मुस्बत उनके नताइज आ रहे हैं। ईरानी तेल के हवाले से हमें कल बताया गया कि 27,000 गाड़ियां पाकिस्तान में जो है वो आती हैं रोज़ की। $3.5 अरब की एक फिगर ये सामने आई कि 11 अशिया में स्मगलिंग की वजह से वो नुकसान होता है। हमने कॉमर्स कमेटी में देखा कि उसमें बताया गया कि तकरीबन मछली की $2 से $3 अरब की स्मगलिंग हो रही है। और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से भी पेशरफ्त तो हुई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है मिनिस्टर्स की। तो सर ये इसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से आर यू होपफुल, आपको लगता है कि ये कुछ हतमी तौर पर अब आगे बढ़ रहा है मामला, या फिर ये वही गुफ्तो शनीद रिपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्ट्रक्चर प्लान और बस यही सब कुछ है? काशिफ साहब। नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। अच्छा। कि ये सिर्फ गुफ्तो शनीद हो रहा है और इस पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर ये गुफ्तो शनीद हो रही होती और अगर इस पे कोई काम ना हुआ होता तो आज डॉलर इतना वीक ना हुआ होता, रुपया आपका मजबूत ना हुआ होता। तो ये तमाम चीजें देखें, इन तमाम कंसर्न्स को इस वक्त हाईलाइट करना बहुत जरूरी था, जो कि गवर्नमेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और ये तमाम एक पेज पे हैं, जो कि बहुत जरूरी था। और इन तमाम इश्यूज को हाईलाइट कर लिया गया है और सबको मैसेज चला गया है कि भाई हम हर तरफ अब इस काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि वेट एंड सी फॉर द रिजल्ट्स। इस वक्त आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा और इमीडिएट एक्शन लिया गया है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी, मैं बहुत पुरुमीद हूँ
कि ये बहुत जल्द, मैं तो दिसंबर तक ही लोगों को कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर से पहले 240 तक हमारा जो रुपी वर्सेस डॉलर की पैरिटी है, तो इस वेरी बिग अचीवमेंट कि 60 रुपया नीचे आ जाना और आपके रुपए का मजबूत हो जाना, इससे फवाइद होंगे आपको, इससे आपके नुकसानात नहीं होंगे। जो आपके लोग मुल्क से जा रहे हैं, आपका जो इस वक्त कंटेनर्स जो आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपके जो ड्यूटी डैमरेजेस के इश्यूज हैं, और इन तमाम चीज़ों को पकड़ने से, SOEs पे काम करने से, आपकी स्मगलिंग को रोकने से आपका अल्टीमेटली आपका टैक्स बेस बढ़ेगा, आपके रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा। अब देखिए, अब गवर्नमेंट इस बात को भी सोच रही है कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को बिजली के बिलों पे कम किया जाए और मैसेज को रिलीफ किया जाए, और उस जो कुशन होगा उसको कहीं और से पूरा किया जाए। अब आ गई है ना एक बात के जनाब, तमाम रिटेलर्स को टैक्स रेट के अंदर आना चाहिए, तमाम रिटेलर्स से एक फिक्स टैक्स की रकम लेनी चाहिए। दैट इज वेरी गुड। देखें, ये हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अगर हम सिर्फ जनाब कोई आएगा और कोई करेगा, कोई नहीं आएगा कोई नहीं करेगा। और एक और मैं बात बड़ी कैटेगरिकली कहूंगा कि जो इनिशिएटिव्स, जो एक पैटर्न सेट हो जाएगा, वो आने वाली जमहूरी हुकूमतें जब भी आए, मैं नहीं कहता कि भाई हम ये इलेक्शंस अभी हो जाएंगे या नहीं होंगे या क्या होगा, एक हमें पैटर्न सेट करना होगा ताकि उन तमाम जमहूरी हुकूमतों को उन पैटर्न को फॉलो करना होगा। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं, क्योंकि आपने 240 की जो भी आप बता रहे हैं फिगर, और ये बहुत अच्छी और उम्मीद अफजा आपकी तरफ से बात है, और हम तवक्को और उम्मीद और हमारी ख्वाहिश भी है कि ऐसा हो। लेकिन ये भी साथ साथ बताएं कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से प्राइवेटाइजेशन के प्लान्स हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, ये मौजूदा हुकूमत इसको ओवरसी या इसको मंतकी अंजाम तक ले जा सकेगी, या वील हैव टू गो फॉर इलेक्शंस, और उसके बाद हम, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो ये क्या मौजूदा हुकूमत ही करेगी इसको? देखिए, आप तो इलेक्शंस की बात करते हैं, मैं तो इलेक्शन की बात ही नहीं करता। मैं तो ये कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पहले एक पेज पे बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर नहीं बैठती तो हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमी चाहिए। पहले इकोनॉमी चाहिए, पहले आप अपनी मईशत को देखें, फिर सियासत को देखें, और उसके बाद इलेक्शंस करें। अगर हमने इस वक्त अपनी मईशत को ना संभाला तो फिर हम अपनी मईशत नहीं संभाल सकेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ अपने इलेक्शंस को नथी कर दिया जाए कि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं होगा। और आप तो ये बात करते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, मैं तो कालाबाग डैम की बात भी करता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कालाबाग डैम के ऊपर भी काम शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। मैं कल ये फिगर कोट की गई कि PIA के मामले के ऊपर लेकर के अगर 7.1 अरब डॉलर हमने 2012 से लेकर अब तक उस पर खर्च कर दिया है, तो इस 7 अरब डॉलर से हम एक दयामीर भाषा डैम बना सकते थे, जिस तरह आप कालाबाग का कह रहे हैं ये बन सकता था, या फिर इससे पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाए तो इससे कई बच्चे स्कॉलरशिप पे जा सकते थे अमेरिका या लंदन पढ़ने, अगर उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना था। इससे बहुत कुछ हो सकता था। जी कि हमारे टैक्स का पैसा गटर में जा रहा है, हम उन एंटरप्राइजेस पे पैसा लगा रहे हैं विच आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, विच आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर पाकिस्तान, विच आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये कोई बात नहीं है कि आपके एक में देखें वहां पर जितने भी मुलाजमीन है, मैं ये नहीं कहता कि आप हुकूमत, जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी, जब दूसरे एवेन्यूज होंगे तो उन मुलाजमीन को दूसरी जगह पे खपाइए, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आपके एक एंटरप्राइज में अगर आपको 5,000 मुलाजमीन चाहिए तो वहां पर आपने 25,000 मुलाजमीन रखे हुए हैं, तो अल्टीमेटली वहां नुकसान होगा। हमें उन मुलाजमीन को कहीं और शिफ्ट करना होगा। आप एक डैम की बात करते हैं, मैं कालाबाग डैम की बात करता हूं, बहुत से हॉस्पिटल्स बन सकते थे, यूनिवर्सिटीज बन सकती थी, बहुत से और डैम्स बन सकते थे। वो हमें ये पता है कि हम वाटर स्केर्स कंट्री होने के लिए जा रहे हैं। ये तो एक PIA का नुकसान, ये तो सिर्फ एक PIA के 713 अरब के नुकसान है। ये अगर 145 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के देखें, उनके मजमूई नुकसानात पिछले 2012 से अब तक के देखें
तो फिर तो हम ये मुल्क की नए सिरे से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समेत स्ट्रक्चरली पूरा बहुत कुछ कर सकते थे। इसमें तो मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत। हम क्या कर रहे हैं, हम जिसकी बात बार बार उठाते हैं, हमने कर्जा लिया, कर्जा लेकर सड़क बनाई, मोटरवेज, अंडरपासेस, मेट्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैसेज। लेकिन बात यह है कि हमें उस जगह पे इस कर्जे को लगाना चाहिए था जो अपने अखराजात को खुद पूरा करता। तो हम टैक्स का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम कर्जा बाहर से ले रहे हैं और उसको जनाब हम लॉसेस की नजर कर रहे हैं। तो ये तो कोई दानिशमंदी है ही नहीं। आपको इन एसओईज को, जितनी एसओईज, जितनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जितने ये आपके बिजली के ये लेस्को, हेस्को, फेस्को, जो नुकसान में है, आपको उसे प्राइवेटाइज करना होगा। अगर आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो हम अपने मुल्क को नहीं बचा सकेंगे, हमें दोबारा कर्जे लेने होंगे, हमें दोबारा इसी तरह से लेने पड़ेंगे। इकराम साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, ये 240 होपफुल है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के सदर काशिफ अनवर साहब, एंड इट इज अ गुड साइन क्योंकि 280 से नीचे तो आज आ चुका है और जो एक्सचेंज कंपनीज 260, 250 की आराम से बात कर रहे हैं। तो इकराम साहब, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, आपका आउटलुक क्या है इकरामुल हक साहब, प्लीज बताइएगा। जी, रेमिटेंस भी इस माह बेहतर हुई है पिछले माह के मुकाबले में। ये भी एक साइन है कि अब जो लोगों में कुछ एतमाद बहाल हो रहा है। ये जो ज्यादा स्पेकुलेटिव वर्क था और आपने देखा कि होर्डिंग हो रही थी और लोग अपना पैसा निकाल के घरों में डॉलर भर रहे थे, क्योंकि ज्यादा ये अनसर्टेनिटी और पैनिक की वजह से भी था। और कुछ आपको पता है कि ये हमारी जो स्मगलिंग की वजह से भी जो फिर सेटलमेंट्स जो है हवाला हुंडी से जो हो रही थी, तो एक डॉलर के ऊपर आप देखिए कि बहुत प्रेशर डिमांड का था। लेकिन ये मैयर करने से यहाँ एक तरीके से तो जो माफिया लाइक ऑपरेशंस हो रहे थे वो रुके हैं। दूसरी तरफ एतमाद बहाल होना बहुत जरूरी था और वो अब बड़ी हद तक हमने देखा कि ये हुआ है। और एतमाद जब बहाल होता है तो फिर सारी एक्टिविटीज भी आगे बढ़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये पेस जारी रहती है तो कोई वजह नहीं है कि हम उसकी तरफ करें। और जाहिर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि हालात बेहतर हो रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जो इस वक्त कोशिश है कि हम कुछ आईटी की तरफ भी बढ़ाएं, सिर्फ टेक्सटाइल पे ना रहें और एरियाज में भी काम करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर साइन होंगे और आने वाले दिनों में मैं आउटलुक बेहतर देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। ये काम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो मजीद गुफ्तगू प्राइवेटाइजेशन, एसआई, इन तमाम मामलात पे जो इनिशिएटिव्स हैं इकोनॉमी के लिहाज से। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में हमारे साथ हारून शहीद साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह सरमायाकारी बोर्ड। हारून शहीद साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। सर फरमाएं कि हम कुछ अहम फैसले अब कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं 51% स्टेक्स हम देंगे, उसकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर की हायरिंग है उस हवाले से प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और फिर उसकी जो डिटेल्स हैं, लोन्स, लॉसेस और फिर जो ओवरऑल उसका जो हजम रहा है, हमारे बर्डन रहा है हमारे एक्सचेकर पर, वो भी हम बता रहे हैं। आपको लगता है कि हम ये प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा और जो हम तरीका फॉलो कर रहे हैं विल इट बी फ्रूटफुल? हारून शहीद साहब जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी अपना इस पे ओपिनियन देना चाह रहा हूं जी सर, कि इस वक्त सवाल प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। जो इस वक्त सवाल ये है कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो हुकूमत की इनएफिशिएंसी की वजह से या तो टैक्स पेयर का पैसा खा रही हैं या जो गवर्नमेंट लोन लेती है वो पैसा जा रहा है, हमें उसको रोकना है। प्राइवेटाइजेशन उसका एक हल है, उसके और भी बहुत हल है। तो हुकूमत को ये फैसला लेना है कि हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में अब हुकूमत का अमल दखल घटाना है। और ये जो हमारा थोड़ा सा ऑब्सेशन है कि हम एसेट को बेच दें, देखिए इसमें वक्त लगेगा, ना तो कोई रेडी बायर बैठा हुआ है। अभी फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा कि क्या क्या तरीकाकार आगे लेकर जाना है
और शायद उस वक्त तक इंटरम गवर्नमेंट का टाइम भी खत्म हो जाए, क्योंकि पीआईए के मुझे नहीं पता कि अकाउंट्स अप टू डेट हैं कि नहीं है, लीगल इश्यूज क्या हैं, अगर अनबंडल करना है तो कैसे करना है। बहरहाल प्रोसेस को स्टार्ट करना अच्छी बात है, लेकिन मैं एक पॉलिसी डिसीजन जिसके मुझे उम्मीद है कि सरकार को फैसला लेना है कि आज के बाद हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में पब्लिक का पैसा पंप इन नहीं करेंगे, या तो हम इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को दे देंगे या एक्सपर्ट्स को दे देंगे। फिगर हमने कल सुनी, $7.1 अरब 2012 से अब तक गवर्नमेंट पंप इन कर चुकी है इसमें, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमें बताई गई कि इससे हम जो था एक द्यामीर भाषा डैम बना सकते थे, इससे यानी कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते थे, कितने बच्चे पढ़ सकते थे ऑन स्कॉलरशिप्स। तो ये तो हमने सुनी कल भी फ्रॉम द मिनिस्टर। लेकिन सर ये बताएं कि अब जो, क्योंकि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कई बार हमने रिस्ट्रक्चर के नाम पे बहुत कुछ सुना है, इस दफा डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, इस दफा डिफरेंस ये है कि हुकूमत इसको फास्ट ट्रैक कर रही है। अच्छा। और वो जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं, जैसे आज कैबिनेट ने कंपटीशन के बगैर फाइनेंशियल एडवाइजर की अप्रूवल दे दी है कि आप इसको अप्रूव कर दीजिए, राइट। मुझे इस वक्त वरी ये है कि कैबिनेट और SIFC तो इसको पुश कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रांजैक्शन के लेवल पर तो वही ब्यूरोक्रेट डील कर रहे होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ भी और बिडर के साथ भी। वहां ना तो सलाहियत है और ना ही टू बी ऑनेस्ट कोई विल है कि इसको तेज किया जाए। मिनिस्टर साहब जो हैं वो स्ट्रांग आदमी दिखाई देते हैं, कमिटमेंट भी दिखा रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके पास भी कोई प्राइवेटाइजेशन का ऐसा तजुर्बा तो नहीं है। मेरी वरी ये है कि एक तजुर्बा ना होना या उसकी कैपेसिटी ना होने से ये ट्रांजैक्शन अगर हरी में करेंगे तो उसके अंदर फिर फ्लॉज हो सकते हैं। तो मार्केट के लिए यह सिग्नल बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान फास्ट ट्रैक पर प्राइवेटाइजेशन करना चाहता है या डीरेगुलेट करना चाहता है या डिसइन्वेस्ट करना चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको जल्दी बेचना जो है उससे कुछ मार्केट पे फर्क पड़ेगा। हाँ, आप ब्लीडिंग रोक दें और इसको इंसुलेट करके अच्छा, इसमें डाल दें और इसमें हारून शीजा दूसरी अहम बात यह है कि डिस्कोस के हवाले से भी कुछ फैसले हुए, पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से फैसले भी हुए। जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को निकल जाना चाहिए बाहर, वो डिस्कोस के लिए कितना जरूरी है कि उसको अनबंडल किया जाए, उसकी रेगुलेटरी और जो जिस तरह से हमने टेलीकॉम में किया है वो हम करें, ताकि जो इनएफिशिएंसीज हैं उस सेक्टर के अंदर वो खत्म हो। और ये आप समझते हैं कि ज्यादा जरूरी ये है कि हम पहले ये करें ये एकदम? जी देखिए, वो तो कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन या कैबिनेट का प्रोरोगेटिव है कि किसको पहले करें। इस वक्त सवाल ये है कि हमारे जो बिजली के डिस्कोज हैं वहां भी बिजली की चोरी की वजह से लॉसेज हैं, पीआईए है उसमें लॉसेज हैं, 3 बड़े लॉसेज रेलवे, पीआईए और स्टील मिल के अंदर है, ठीक है ना जी। अब इस सूरत हाल में मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एक फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन इन तमाम मसाइल का हल नहीं है। आई वुड बी वेरी हैप्पी कि अगर हुकूमत एक फैसला करे कि आज के बाद हम लोग इसके अंदर पैसे पंप इन नहीं करेंगे और हम इसको या तो भी टेम्परेरीली इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट को दे देंगे और फिर हमें कोई हल बताया जाए। अगर हम इस हेस्ट में जैसे फैमिली सिल्वर बेचते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी करेंगे, तो मुझे जो इस वक्त इकोनॉमी के दुनिया के जो प्रेशर्स हैं लिक्विडिटी के ऊपर, शायद हम कोई बहुत अच्छा बायर ना ढूंढ सके। इसी तरह एसेट प्राइसिंग में सफान साहब, ये एक बहुत टेक्निकल मसला है कि जिसके ना नंबर्स अवेलेबल हो, ना मैनेजमेंट हो, ना अकाउंट्स हो, ना ऑडिट हुए हो, उन इदारों का आप एसेट की प्राइस कैसे करेंगे? जैसे पीटीसीएल में जब एसेट्स की डील हुई थी स्वैप की, तो बाद में पता चला बहुत सारे एसेट्स थे ही नहीं, सिर्फ कागज में थे। बहुत सारे एसेट्स रेंट में थे जिनको ओनरशिप शो कर दिया गया। तो ये जो डिलीजेंस का एक प्रोसेस है, इसके ऊपर मेहनत करनी लाजमी है ताकि एक अच्छी और एहसन डील हो सके। हाँ, इन द मीन टाइम उसके डेट को इंसुलेट कर ले और उसकी लायबिलिटीज को अलहदा कर दे ताकि हुकूमत उसको रिस्ट्रक्चरिंग पे अपना काम करे और जो पे क्लीनर बैलेंस शीट रह जाती है उसको फिर सेल करने की कोशिश किया जाए या उसको पार्टनरशिप पे। ठीक है, और जो कुछ भी हो वो स्टेडली हो, स्लोली स्टेडली हो, ना कि तेजी में जल्दबाजी में हो। ऐसा ही ऐसी से काशिफ अनवर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, हम एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कल जिसमें कहा गया कि अगले महीने शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड $3 to $4 बिलियन एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो, यानी कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट्स हम नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द SIFC प्लेटफॉर्म। तो आप
आप क्या काशिफ साहब एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट आर योर एंटिसिपेशंस रिगार्डिंग SIFC के इन्फ्लोज कब तक आएंगे, या कमिटमेंट्स जो मैच्योर जो होंगी या बहुत वैलिड कमिटमेंट्स कब तक हमें आ सकती है इन द नेक्स्ट मंथ काशिफ साहब? देखिए, अच्छी खबर की एक्सपेक्टेशन करना बहुत अच्छी बात है, और जैसा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने भी कहा है कि चारों ममालिक के साथ बात हुई है और चारों ममालिक 25-25 बिलियन डॉलर देना चाह रहे हैं। अब बात ये है कि इट इज़ वेरी गुड अनाउंसमेंट की हद तक, लेकिन हम तभी कोई बात हो सकेगी कि वो पैसे कब आएंगे, किन टर्म्स पे वो पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर चीफ ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो चारों ममालिक के साथ बात हुई है, तो अल्टीमेटली इसके पीछे कोई ऐसी अच्छी बात तो ज़रूर होगी। और अगर अगले महीने से 3 से 4 बिलियन डॉलर्स आपके किटी में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ये ऐलानात की हद तक नहीं है, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, तो कंक्रीट बेसिस होंगी, कोई प्लान होगा। जब आएंगे तो फिर वो आपके सामने भी आएंगे और हमारे सामने भी आएंगे, बट थ्रू द कंटेंट ऑफ कि भाई आ रहे हैं पैसे, तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन हालात में भी कोई मुल्क आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। जी सही। और जो आपने अभी हारून शेख साहब ने बात की कि फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन को हम अगर करते हैं, तो उसमें फैमिली सिल्वर का जो बात है, एसेट प्राइसिंग के इश्यूज हैं, तो ये जो कंसर्न्स रेज किए हैं, आप समझते हैं कि हमें ये सब देखने पड़ेंगे और इनको सामने रखते हुए, इन्हें महरूज़ खातिर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? काशिफ अनवर साहब देखें, हमें पिछली गलतियों से सबक सीखना होगा और जितने भी एवेन्यूज हैं उन सब को देखना होगा कि हम उन लॉसेस को कैसे मीट कर सकते हैं। देखें, आपके तो अपने जो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज हैं वो भी ये कहते हैं कि आप हमें एंटरप्राइजेस दे दें, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं होगी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो वी हैव टू सी के जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसा कि अभी हारून साहब ने भी बात की है, उन्होंने भी ऑप्शंस बताए हैं, कुछ कंसर्न्स उन्होंने भी रेज किए हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें इनको चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारी जो ब्लीडिंग टैक्स के पैसे की हो रही है, जो पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर लगना चाहिए, किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा, उसको ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें सोचना होगा, बैठना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, तमाम कंसर्न्स को डिटेल में डिस्कस करना होगा और जो फिर बेहतर फैसला हो उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। सही। और आप हारून शेख साहब, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 3 to 4 बिलियन डॉलर, या लेट्स डोंट कोट अ फिगर, लेकिन हम एटलीस्ट वी एंटिसिपेट अ गुड न्यूज इन द नेक्स्ट मंथ और इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिगार्डिंग SIFC? हारून शेख साहब जी, मैं तो बड़ा आई विल बी मोस्ट एक्साइटेड कि अगर ये फ्लो आ जाए, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि हमें नंबर्स फ्लोट नहीं करने चाहिए। सही। जब आ जाए, ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए, देन वी नीड टू अनाउंस कि ये आ रहा है, क्योंकि हम अक्सर ये होते हैं कि हम पॉपुलिस्ट नंबर्स देना शुरू कर देते हैं और मार्केट की और लोगों की उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं। इसलिए अगर तो कोई, आई एम श्योर देयर मस्ट बी ए ट्रांजैक्शन इन पाइपलाइन, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि जो भी डील कर रहे हैं ममालिक, या तो वो उसको कमर्शियली अगर बिल्कुल देख रहे हैं, तो वो बहुत सी एश्योरेंसेस चाहेंगे कि वो इलेक्शन के बाद उनकी डील जो है वो स्टडी रहे और उसके ऊपर कोई डिले या कोई चेंजेस ना आए। ठीक है। हारून शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और काशिफ अनवर साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकराम उल हक साहब भी साथ मौजूद थे। स्मगलिंग के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, साथ साथ बहुत से अहम इनिशिएटिव्स पाकिस्तान की मईशत को दोबारा सही सिंक पर डालने के लिए गुफ्तगू हुई, उनके इम्पैक्ट पर और लाइकली डिसीजंस पर फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।